हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद से। मेरा नाम है रहमान अनवर। और मैं मुजफ्फर इकबाल। और भाई जिस वीडियो पर रिएक्शन करने जा रहे हैं इसका टाइटल है वक़फ़ पॉलिटिक्स एंड सनातन त्रिवेदी सर का पॉडकास्ट है। देखते हैं भाई वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जो खड़े होके ये कहते हैं दिल्ली का लाल किला किसके बाप ने बनवाया था, आगरे का ताजमहल किसके बाप ने बनवाया था, हैदराबाद का चार मीनार किसके बाप ने बनवाया था, उसके बाप का हिंदुस्तान नहीं है। इंडियन आर्म फोर्सेज है, इंडियन रेलवेज है, उसके बाद तीसरा सबसे लार्जेस्ट लैंड ओनर जो है वो वक्फ है। डिफेंस और रेलवे तो सरकार का। सरकार के बाहर अगर किसी के पास सबसे ज्यादा जमीन है तो वो वक्फ बोर्ड के पास। भारत का वक्फ बोर्ड भारत की सबसे अमीर संस्था नहीं है, दुनिया का सबसे अमीर वक्फ बोर्ड है। इतने लाखों करोड़ों जमीन की बात हो रही है, ये आई ही कैसे मुस्लिमों के पास? ये बात मैंने पार्लियामेंट में नहीं बोली थी, इसलिए यहाँ पे बोल रहा हूँ। 1707 में औरंगजेब की डेथ के बाद महाराष्ट्र पे मुस्लिमों का कंट्रोल एकदम खत्म हो गया। थैले भर का कंट्रोल नहीं था। लाहौर से लेके कर्नाटक तक रेवेन्यू कलेक्शन का अधिकार मराठों के पास। अगर उस ढंग से तो कहें तो फिर महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी लाहौर थी, तो फिर सिखों को कहना चाहिए लाहौर तो हमारा है। पूरे बिल को अमेंड करने की बजाय हम बिल को खत्म ही क्यों नहीं किए दूसरे कंट्रीज की तरह? भारत सरकार से मैं पूछना चाहता हूँ कांग्रेस पार्टी से, भैया आप 1947 में साइन क्या किए थे? एक आम गरीब किसान की प्रॉपर्टी हो और वो सरकार को देने से मना कर दे तो सरकार सुप्रीम कोर्ट तक लड़ती है। यहाँ छोड़ दिया सरकार ने, ले जाओ भाई, बगैर कागज के। तुमने कहा, हमने मान लिया। बहुत से प्रदेशों में कुछ दंगे हो रहे हैं, जैसे अभी JNK असेंबली में हमने देखा कि अल्लाह अकबर के नारे लगते हैं। जम्मू कश्मीर में जो हो रहा है बहुत दुखद है, आपत्तिजनक है, और ये कहीं ना कहीं उस जहनियत का प्रतीक है कि अभी तक वहाँ की पार्टियां 370 की मानसिकता से बाहर नहीं आ पाई। जो हिंदू वर्ग है उसको भी कहीं ना कहीं बीजेपी से कुछ जो आकांक्षाएं थी वो पूरी नहीं हुई हैं। चर्च को नहीं कंट्रोल कर रहे हैं, मस्जिदों को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, तो उसमें हिंदू मंदिरों को क्यों कंट्रोल करना है? और क्या इसके लिए बीजेपी सरकार कुछ कर रही है? क्योंकि मदरसे तो बनाने की पूरी आज़ादी है, मिशन स्कूल बनाने की पूरी आज़ादी है। क्या उस प्रकार से हिंदू कम्युनिटी उस तरह के गुरुकुल बना पाएगी? कांग्रेस की एक बात जो आपको सीक्रेटली पसंद है, कुछ तो पसंद करते होंगे, तो कहना ठीक नहीं लगेगा, बाकी ठीक है। मतलब आपके हिसाब से बीजेपी में कुछ तो लोग हैं जो मोदी जी पे इतनी निष्ठा नहीं रखते। एक चीज जो मैंने अभी कहीं नहीं बोली है तो वो आपको बोले देता हूँ। प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं? सुधांशु जी नमस्कार। नमस्कार। आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। अभी हाल में ही हम सभी ने आपकी राज्यसभा में जो स्पीच थी वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर, पूरे देशवासियों ने सुना है और बिल भी पास हो गया। तो अब पास होने के बाद जन सामान्य को इस बिल के बारे में ज़्यादा रुचि आ गई है। एक प्रत्येक व्यक्ति जानना चाहता है कि मामला है क्या। इसमें 2-3 मूलभूत प्रश्न हैं जो मैं जनता के बिहाफ पर पूछना चाहता हूँ कि अगर एक जन सामान्य को पता करना हो कि है क्या, तो इस पॉडकास्ट को उसी से हम प्रारंभ करेंगे। पहला प्रश्न यही है कि जब हम वक्फ के बारे में सुनते हैं, इंडियन आर्म फोर्सेज है या इंडियन रेलवेज़ है, उसके बाद तीसरा बड़ा सबसे लार्जेस्ट लैंड ओनर जो है वो वक्फ है। इनके क्लेम्स देखेंगे तो पार्लियामेंट तक क्लेम किया हुआ है, महाकुंभ अभी हुआ प्रयागराज में वो भी क्लेम किया हुआ है। फिर तमिलनाडु से एक गांव की न्यूज़ आती है कि पूरा गांव का गांव क्लेम किया हुआ है। तो ये ज़मीनें वक्फ ने कब खरीदी हैं? इसकी कुछ हिस्ट्री में हमें बताइए। देखिए, इसको अगर आप देखें तो 2-3 चीजें। एक, वक्फ की अवधारणा क्या है। वक्फ जो फंडामेंटली है वो, देखिए, मैं कोई ये नहीं दावा करता कि मैं बहुत बड़ा इस्लाम का आलिम फाजिल जानकार हूँ, परंतु इस्लाम में जो 5 प्रमुख कर्तव्य माने गए हैं उन 5वें वक्फ का नाम नहीं है। वह है रोज़ा, कलमा, नमाज, हज और जक़ात। अब ये जक़ात है जिसको दान कहते हैं, जक़ात और खैरात, वहाँ से वक्फ की अवधारणा आती है कि आप किसी को दान करें। और ये शब्द मूलतः अरबिक के वक़ाफ़ से आता है, जिसका अर्थ होता है किसी चीज़ को रिटेन कर लेना, मतलब किसी चीज़ को बांध देना, स्थिर कर देना। अब जो शुरुआती दौर में एक लार्जर स्केल पे, देखिए, 1-2 चीज़ों का दान अलग बात है, पर एक राज्य के स्तर पर जो डोनेशन देने की बात आती थी, तो ससानिड एम्पायर में करीब 7वीं शताब्दी में जब इराक पर कब्जा हुआ है तो दक्षिणी इराक का बहुत उपजाऊ क्षेत्र था, उसको कंट्रोल करके उसको वक्फ किया गया। बट दैट वाज कंट्रोल्ड बाय स्टेट, यानी वो राजा के अधीन माना गया। तो वहां से वक्फ की अवधारणा शुरू होती है। अब जब हम यहां पर आते हैं भारत के संदर्भ में, अगर हम देखें तो एक बात जो मेरे विचार से आपके जो व्यूअर्स हैं उनको समझनी होगी, संसद में भी यह बात रखी गई हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी की तरफ से, कि वर्तमान में भारत का जो वक्फ कानून है, इस ढंग का प्रावधान दुनिया के किसी भी मुस्लिम देश में नहीं है।
मतलब इस्लाम की जन्मस्थली सऊदी अरब में जो वक्फ का कानून है उसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि जहां पे आप कह देंगे वो जमीन आपकी और सरकार केवल मूक दर्शक बनी बैठी रहेगी। इंडोनेशिया का उदाहरण, दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश। टर्की, जहां एक जमाने में खलीफत रही, टर्की के खलीफा। दूसरा बगदाद, जहां खलीफत रही, और सीरिया का इलाका। पाकिस्तान बांग्लादेश में नहीं है। तो अब प्रश्न उठता है कि भारत में ऐसा नियम कानून में प्रावधान कैसे बन गए, ये अपने आप में एक प्रश्न का तो सोचने का विषय है, फूड फॉर थॉट है किसी को सोचने के लिए। दूसरा, क्या भारत में ऐसे अधिकार किसी अन्य को थे? ये अपने आप में सोच का विषय है। यानी छोड़ दीजिए, वो हिंदू मुस्लिम को छोड़ दीजिए, क्या ऐसा अधिकार क्रिश्चियन संस्थाओं को है? नहीं है। सिख को है? नहीं है। बौद्धों को है? नहीं है। जैन, पारसी, यहूदी, बहुत छोटी छोटी माइनॉरिटीज, इनको किसी को अधिकार नहीं है। तो अपने आप में एक प्रश्न उठता है कि ये इस ढंग के विचित्र अधिकार आए कैसे? और जो भी आपने बोला कि डिफेंस और रेलवे के बाद सबसे ज्यादा जमीन अगर है तो वक्फ के पास है, परंतु यह सत्य का पूर्ण प्रस्तुतिकरण नहीं है। डिफेंस और रेलवे तो सरकार का है। पिक्चर यह है कि सरकार के बाहर अगर किसी के पास सबसे ज्यादा जमीन है तो वो वक्फ बोर्ड के पास है। दूसरा, भारत का वक्फ बोर्ड जमीन के लिहाज से भारत की सबसे अमीर संस्था नहीं है, दुनिया का सबसे अमीर वक्फ बोर्ड है। हाँ जी। दुनिया में किसी भी देश के वक्फ बोर्ड के पास इतनी जमीन नहीं है। 57 मुस्लिम देशों को मिला लिया जाए तो किसी के पास इतनी जमीन नहीं है जितने भारत के वक्फ बोर्ड के पास। अच्छा, अब आप आइए, उसमें भी एक अपने आप में प्रश्न है। अगर आप द एवोल्यूशन ऑफ प्रोसेस देखें, भारत में एक वक्फ बोर्ड में एक नया कॉन्सेप्ट डाला गया जिसको कि बहुत से लोगों का मानना है कि ये मूल धार्मिक भावना से प्रेरित कॉन्सेप्ट नहीं है। वक्फ वल औलाद, यानी आपने अपनी प्रॉपर्टी वक्फ तो कर दिया पर उसका जो मुतवली है यानी मैनेजमेंट आपके ही परिवार के पास रहेगा, आपकी औलाद के पास रहेगा। तो ये तो एक बड़ी विचित्र अवधारणा हुई कि मैंने पैसा तो मंदिर को दान कर दिया मगर पैसा मेरा ही रहेगा, मतलब उसको मेरा ही परिवार यूज कर सकेगा। अब उस कारण से भी कई समस्याएं भी आ रही हैं। उसका उद्देश्य क्या था कि गवर्नमेंट उसको न ले सके, कोई दूसरा उसको यूज न कर सके, मुझे मान लीजिए नहीं बांटना था अपने लोगों के बीच में, या बेटियों को नहीं देना था, वॉट एवर द रीजन वुड हैव बीन। तो हमने एक तरीके से उस पर कैविएट लगा दिया कि कोई भी दूसरा उसको यूज नहीं कर सकता है मगर वो मेरी प्रॉपर्टी बन के रहेगा। अब इस कारण से समस्या क्या हुई कि 2-3 पीढ़ी में तो अब परिवार में तो पता चला 20-20, 25-25, 30-30 लोग हो गए। अब मुतवली तो उसमें से एक है, तो उसको लेकर आपस में भी कुछ समस्याएं, झगड़े, मतभेद और वो सारी चीजें। इसकी शुरुआत होती है 1894 में। प्रिवी काउंसिल एक जजमेंट पास करती है कि वक्फ वल औलाद को वो खारिज कर देती है। और उस समय सर सैयद अहमद खान ने भी ये कहा था कि ये मूल इस्लाम की अवधारणा नहीं है, ये शरिया से है, जुड़ा हुआ है वक्फ वल औलाद के बारे में, और उसको उन्होंने मुजार शब्द कहा था। इसके आधार के ऊपर प्रिवी काउंसिल ने उसको रिजेक्ट कर दिया। अब देखिए यहां से राजनीति की शुरुआत होती है। 1904 में जिन्ना कांग्रेस ज्वाइन करते हैं। 1906 में कैलकाटा कांग्रेस का अधिवेशन होता है और उसमें यह प्रस्ताव पारित होता है, संभवतः पॉइंट नंबर 5वां प्रस्ताव है, जो कहता है कि प्रिवी काउंसिल के जजमेंट में कुछ गलती है, इसको सुधार करने की आवश्यकता है। और इसके बाद 1913 में, अब आप सोचिए, एक वाक्य है कि यह मामला मुस्लिमों का है और मुस्लिम संपत्तियों का है, तो राज्य का इसमें कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। सिंस इट इज अ मैटर रिलेटेड टू मोहम्मदन टू बी मैनेज बाय मोहम्मदन, सो वेयर इज द इशू ऑफ पब्लिक पॉलिसी इमर्जेस। आपको लगेगा ये शायद अभी जो वर्तमान में संसद में बहस हुई है, इनमें जो विपक्ष के नेता बोल रहे थे, ये उन्हीं में से किसी का बयान है। नहीं, ये अप्रैल 1913 में मोहम्मद अली जिन्ना का इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में वक्फ के पक्ष में दिया गया बयान है। यानी 1913 से लेकर 2025 तक भाषा नहीं बदली है, वो वही वाली भाषा है। और कांग्रेस के समर्थन से ब्रिटिश गवर्नमेंट से उन्होंने 1913 में वक्फ एक्ट पास करवाया और फिर वो चलते 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 बहुत सारे परिवर्तन हुए, सभी को पता है। और इसमें कोई वैसी बात नहीं है कि कोई ये कहे कि हमारी सरकार ने इस बारे में ही विचार किया है। पूर्व की सरकारों का भी ऐसा विचार रहा है कि वक्फ की चीज़ों का नियंत्रण सही ढंग से नहीं हो रहा है। लालू प्रसाद यादव जी का बड़ा फेमस वो वीडियो वायरल हुआ,
2010 मई में वो भारत की संसद ने बोला सब बहुत गड़बड़ हो गया है और सब पटना में कब्जा कर लिया है, प्लाटिंग कर दी है और बड़ा कड़ा कानून बनना चाहिए। ये लालू प्रसाद यादव जी का है। अब हम कड़ा नहीं, केवल एक सामान्य विधि सम्मत कानून बना रहे हैं तो यह विवाद उत्पन्न करने का प्रयास किया जाता। मुझे लगता है अगर हम इस पूरे व्यवस्था को समझें तो भली भांति यह समझ में आएगा कि वक्फ था क्या, इसका मूल उद्देश्य क्या था और ये कहां से आगे बढ़ते हुए आज मैं यह भी कहना चाहता हूं पूरी विनम्रता से, अनेकों ऐसे उदाहरण मौजूद हैं कि वक्फ की संपत्तियों के ऊपर ये दावे हैं कि किसी ने फार्म हाउस बना लिया है, किसी ने कॉमर्शियल प्रॉपर्टी बना ली, और ये दावे वो हैं जो वक्फ के लोगों ने एक दूसरे के ऊपर किए हुए हैं। उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में अतीक अहमद जैसे बाहुबली ने 100 करोड़ रुपए की वक्फ की लगभग संपत्ति कब्जा कर ली थी, मगर लाखों एकड़ जमीन होने के बावजूद मैं विनम्रता से, गंभीरता से और पीड़ा से पूछना चाहता हूं, एक हॉस्पिटल है क्या? चलिए मुस्लिम समाज के लिए ही बनाइए, एक यूनिवर्सिटी, एक लाइब्रेरी, एक मुस्लिम्स के लिए कोई रिसर्च इंस्टीट्यूट, चलिए मुस्लिम गरीबों के लिए कुछ कोई संस्था, अनाथों के लिए, विधवाओं के लिए, तलाकशुदा महिलाओं के लिए, दिव्यांगों के लिए कुछ तो दिखाइए। मतलब लाखों एकड़ जमीन, उदाहरण ये तमाम अवेलेबल कि कमर्शियल प्रॉपर्टी मॉल से लेके और होटल तक बन गए, मगर जिसे रियल में कहते हैं कि चैरिटी के लिए दिया गया, तो चैरिटी का तो सी भी कहीं नजर नहीं आ रहा। अब इसके बाद किसी को लगे कि उसको कोर्स करेक्शन करने की जरूरत नहीं है, तो इसका मतलब यह हो सकता है कि या तो उसका ईमान में विश्वास ही नहीं है, या फिर यह हो सकता है कि उसे लगता है कि जो होना है वो होने दो, क्या फर्क पड़ता है, हमारी राजनीति कब्जे में रहनी चाहिए। अब एक और बात आप समझिए जो हमारे मंत्री किरण रिजिजू जी ने भी पार्लियामेंट में बोली 2006 में जब रिपोर्ट आई, तो वो ये कहती है कि 12,000 करोड़ रुपए कम से कम होना चाहिए था वक्फ की इनकम, केवल 163 करोड़ थी। अब 2025 में 166 करोड़, तो 18 साल में 3 करोड़ बढ़ी। और जिसे हम कहें कि नेट मुनाफा 1,25,00,000, यानी उसमें भी सब खर्चे भी तो होते हैं ना, वो सारे चले गए। अब ये सवाल उठता है कि इतने लाखों एकड़ जमीन और उसके बाद 1.25 करोड़ रुपए, किसी को नहीं लगता कि अमानत में इतनी बड़ी खयानत हुई है? किसी को नहीं समझ में आता है कि ये हो क्या रहा है? और अगर उसमें जरा सा सुधार करने का प्रयास किया जाए तो साहब हमारे उसमें हस्तक्षेप हो रहा है। मुझे लगता है ये ईमानदारी से किया गया कार्य है, जो कि परिस्थितियों को देखकर एक गरीब, जरूरतमंद, ईमान के पक्के मुस्लिम ने यदि अपनी धार्मिक भावना के कारण दिया है। देखिए हम यहां पे हिंदू मुस्लिम वाला विषय नहीं कह रहे हैं, बहुत साफ बात कह रहे हैं कि एक तरफ वो है जो मैंने पार्लियामेंट में बोला था, एक तरफ वो है वो शरीफ मुसलमान जो शराफत अली है, जिसने सोचा कि भाई मैंने तो ये वक्फ दिया है, यानी मैंने एक प्रकार से ज़कात की तरह ये अपना दिया है और ये कुछ मजहबी अकीदे में यानी धार्मिक पवित्रता में कुछ यूज होगा। और दूसरी तरफ है कि उन लोगों की संपत्ति के जमींदार बनकर बैठे हुए कुछ शरारत खान, जिन्होंने शरारत की और कब्जा कर लिया। आज के हमारे जो विपक्षी दल हैं ये शरारत खान के साथ खड़े हैं और मोदी जी की सरकार शराफत अली के साथ खड़ी है। दोनों में फंडामेंटल डिफरेंस ही है। फिर भी इसमें एक बार मन में ये प्रश्न तो आता है, अगर कोई सामान्य व्यक्ति है कि इतने लाखों करोड़ों ज़मीन की बात हो रही है, ये आई ही कैसे मुस्लिमों के पास? क्या ये मुगल काल से चला आ रहा है तब की? ये भी अपने आप में एक विचारणीय विषय है। जो लोग कानूनविद हैं, जो लोग इतिहासविद हैं और जो लोग राजनीति शास्त्र के हैं, तीनों के लिए एक बड़ी विचित्र बात। पहली बात तो मैं एक और बात क्लियर कर दूं, वक्फ में जो भारत सरकार ने निर्णय लिया है उसमें मस्जिदों की कमेटी, कब्रगाहों की कमेटी, कब्रिस्तानों की कमेटी, दरगाहों की कमेटी में कोई प्रभाव नहीं है। वो एकदम प्राइवेट ट्रस्ट की चलेंगे। उसमें आपको जिसको रखना हो रखिए, किसी गैर मुस्लिम का इशू नहीं, आप चाहे अपने परिवार के लोग रखना चाहें वो आप रखिए। ये उसके ऊपर केवल जो लैंड के मैनेजमेंट को ओवरव्यू करने के लिए बना हुआ बोर्ड है,
जैसे माइनॉरिटी कमीशन होता है, तो ऐसा नहीं है मदरसे में जिसको आपको रखना हो मदरसे की कमेटी में रखिए, पर आप ये नहीं कह सकते माइनॉरिटी कमीशन का चेयरमैन हमेशा मुस्लिम ही होगा, क्योंकि माइनॉरिटी कमीशन मुस्लिम्स को भी देख रहा है और सिखों को भी देख रहा है, अन्य को देख रहा है। तो उसी प्रकार वक्फ बोर्ड में कौन होगा, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। आपकी जो पर्सनल रिलीजियस कमिटीज हैं उनमें कौन होगा, दोनों में आपस में किसी प्रकार का कोई मतभेद नहीं है। और इस पे अनेक हाई कोर्ट्स के बहुत क्लियर निर्णय है। 1964 इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बहुत क्लियर कट कहा कि वक्फ का जो मुतवली है दैट इज नॉट इक्विवेलेंट टू महंत ऑफ ए मंदिर, उसका काम रिलीजियस नहीं है। फिर और फर्दर उसको क्लियर किया गया 1976 बशीर अहमद वर्सेस स्टेट ऑफ बंगाल में कलकत्ता हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया और उसने कहा कि ये प्योरली सेकुलर कैरेक्टर का है, इसका धार्मिक से कोई मतलब नहीं है। आर्टिकल 26(2)(a) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाले मैटर से इसका कोई उस प्रकार का संदर्भ नहीं है। 1993 में केरला हाई कोर्ट ने कहा कि ये जो है ये एक मैनेजमेंट, लैंड के मैनेजमेंट का विषय है, इसका धर्म के साथ किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है, धार्मिक चीजें अलग हैं, उससे इंडिपेंडेंट चल रही है, ये जो घालमेल करने का प्रयास। अब जो आपने प्रश्न किया, बड़ी सिंपल सी बात है। 1707 में औरंगजेब की डेथ के बाद महाराष्ट्र पे मुस्लिमों का कंट्रोल एकदम खत्म हो गया था। धेले भर का कंट्रोल नहीं था, मतलब धेले भर का कंट्रोल मैं शब्द प्रयोग कर रहा हूं। उसके बाद मराठों का कंट्रोल इतना हो गया था कि महाराष्ट्र तो छोड़िए, लाहौर से लेके कर्नाटक तक रेवेन्यू कलेक्शन का अधिकार मराठों के पास था, जिसे आप कहते हैं सरदेशमुखी, यानी द अथॉरिटी ऑफ कंट्रोलिंग द लैंड एंड गेटिंग द रेवेन्यू। कब तक? टिल 1818। अब आप ये बताइए, फिर 1818 में एंग्लो मराठा वॉर होती है, देन द एंटायर कंट्रोल हैज बीन टेकन ओवर बाय ब्रिटिशर्स। देन ब्रिटिशर्स बॉम्बे प्रेसिडेंसी बनाते हैं, जिसमें आज के महाराष्ट्र और गुजरात आते हैं, और बॉम्बे प्रेसिडेंसी की कैपिटल मुंबई, यानी उस जमाने का बॉम्बे, वो बनता है। अरे भाई, ये 1707 से लेके 1947 तक के 240 साल में कौन से रेवेन्यू रिकॉर्ड में लिखा हुआ है कि उस जमीन पे कोई कंट्रोल था किसी मुगल बादशाह का? तो कितनी हास्यास्पद तर्क है। या तो ब्रिटिश रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में लिखा होता कि साहब ये जमीन फला फला मुगल बादशाह ने दी है और हम इसको ऑनर करते हैं, या तो वो लोग ये मान रहे हैं कि भाई अंग्रेज उनका बड़ा ऑनर किए थे। इसका मतलब यही हुआ ना कि अंग्रेजों ने मुगलों के फरमानों का ऑनर किया था, और ऑनर किया था तो वो कागज पे होना चाहिए ना रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में, फिर वो मराठों के रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में भी होना चाहिए था और ब्रिटिशर्स के रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में। अन्यथा अचानक 1707 के बाद 1947, 240 साल के बाद, और 240 साल के बाद नहीं, 2013 के बाद तमाम प्रकार के दावे उभरने लगे। ये अपने आप में लगता है कि इन चीजों का तार्किक और कानूनी अधिकार ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखने पे बिल्कुल निराधार नजर आने लगता है। सुधांशु जी, इसमें बात चल रही है वक्फ की और अमेंडमेंट बिल तो आया, फिर ये प्रश्न उठता है कि अभी हमने बहुत ढेर सारे इस्लामिक कंट्रीज़ की बात की कि जहाँ पर वक्फ बोर्ड है भी नहीं, कुछ एक आध या फिर और भी कंट्रीज़ में होगा जहाँ पर मैनेज हो रहा होगा, तो जब इस ढंग के प्रावधान नहीं है। हाँ, इस ढंग के प्रावधान नहीं होंगे, तो भारत में भी जब अभी जैसे हमने बात की कि सरकारें बदलती हैं, रूलर बदलता है, उसके बाद आप ज़मीनी स्तर पर ज़मीन किसकी, आप कैसे, ऐसे तो फिर आप इतिहास में जा रहे हैं तो मुगल काल पे क्यों रुक रहे हैं, आप और पीछे जाइए तो फिर हिंदू कहेगा कि मेरी ज़मीन है। तो जब इस तरह से ये चीज़ें चल रही हैं तो ये पूरे बिल को अमेंड करने की बजाय हम बिल को ख़त्म ही क्यों नहीं किए दूसरे कंट्रीज़ की तरह, इसमें अमेंडमेंट तक ही क्यों रुके? या फिर आपकी मेजॉरिटी नहीं थी बीजेपी की, या ऐसा है कि बीजेपी मेजॉरिटी में होती, या जिस तरह से 2019 में मैंडेट था उस तरह का होता तो कुछ और अमेंडमेंट में और चीज़ें होती? नहीं, देखिए, अमेंडमेंट जो किया गया उसका राजनीतिक परिप्रेक्ष्य या राजनीतिक शक्ति से कोई लेना देना नहीं, वो विशुद्ध तकनीकी आधार पे और जो हम कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव एनालिसिस ऑफ द रियलिटी, यानी एकदम वस्तुनिष्ठ विश्लेषण यथार्थ का के आधार के ऊपर किया गया है। अब जैसे एक उदाहरण के लिए देखिए, अब ये जो क्लेम करने की बात है, कल के दिन आज तक मैंने तो नहीं सुना कोई क्रिश्चियन कहे कि उस अब इंडिया गेट तो किंग जॉर्ज ने बनाया था तो वो तो हमारा होना चाहिए, या गेटवे ऑफ इंडिया भी जो है वो किंग के लिए बनाया गया था वो भी हमारा होना चाहिए, या जहां जहां क्वीन एलिजाबेथ या किंग की मूर्तियां लगी थी, अब चूंकि इंडिया गेट के सर्किल पर किंग जॉर्ज की मूर्ति लगी तो इंडिया गेट के सर्किल का इलाका हमारा है। कभी आपने किसी क्रिश्चियन को सुना है कहते? और आपने सही कहा। अब अगर इतिहास में पीछे जाएंगे
तो आप किसकी, फिर तो भारत सरकार से मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी से, भैया आप 1947 में साइन क्या किए थे? भैया आपने जब ट्रांसफर ऑफ पावर लिया, इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पास किया, क्या ब्रिटिश पार्लियामेंट ने मुगलों को रिकॉग्नाइज किया था? यस और नो? द आंसर इज कैटेगोरिकली नो। नो। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार रही 1857 तक, उसके बाद सीधे ब्रिटिश क्राउन के कंट्रोल में। या तो आप कहो ना कि अंग्रेज और मुगल मिले हुए थे और दोनों ने उसको रिकॉग्नाइज किया था, और अब भारत की सरकार कहती है दोनों के फरमान हम मानेंगे। यही तो हुआ कहने का मतलब। या फिर अगर ब्रिटिशर्स ने रिकॉग्नाइज नहीं किया और आपने ब्रिटिशर्स से लिया, तो ये अचानक बीच में गैप के बाद ये पीछे की चीजें कहां से आने लगी? अब अगर उस ढंग से तो कहें तो फिर महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी लाहौर थी, तो फिर सिखों को कहना चाहिए लाहौर तो हमारा है। सही। बताइए, हैं? वो तो काबुल तक था। तो इस ढंग की बातें मुझे लगता है कि कांग्रेस ने वोट बैंक की, तो मैं बहुत राजनीतिक दृष्टि से नहीं बोलना चाहता, पर ये वोट बैंक की तुष्टीकरण की राजनीति की पराकाष्ठा थी। कि आपको लगेगा, वैसे मैं दर्शकों के लिए बता दूं, इसमें एक विचित्र प्रावधान था कि अगर मतलब उस वक्फ बोर्ड के एक्ट में प्रावधान था 1995 में, अगर उन्हें लगता है कि वक्फ की संपत्ति है तो वो दावा कर सकते हैं। अब सुनिए, जब दावा हो गया तो जिसकी संपत्ति पे दावा है वो कहां जाएगा? वक्फ बोर्ड में। अब वक्फ बोर्ड से निर्णय उसके खिलाफ आ गया, जो आएगा ही, मतलब इसको तय मान लीजिए। ये कुछ वो हो गया ना, जैसे कि अंग्रेजों के जमाने में क्रांतिकारियों के मुकदमे चलते थे तो अंग्रेज कहते थे ये कोर्ट का मुकदमा है, ठीक। अब आइए, जब खिलाफ आएगा तो आप कहां जाएंगे? ट्रिब्यूनल में, वक्फ बोर्ड के ट्रिब्यूनल। वक्फ बोर्ड के ट्रिब्यूनल का जजमेंट जो आपके खिलाफ आएगा, उसके बाद आप कहां जाएंगे? अब ये लोग भ्रम फैलाते हैं कि कोर्ट जज नहीं, कोर्ट में आप रिट पिटीशन के रूप में जा सकते हैं, सिविल सूट के रूप में नहीं। सिविल सूट मतलब संपत्ति का विवाद। संपत्ति का विवाद होता है, जिसकी संपत्ति है, मान लीजिए आपकी संपत्ति, तो फिर वक्फ बोर्ड एक पार्टी बनेगा और आप एक पार्टी बनेंगे, ये होता सिविल सूट, और आज जाके सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगे। वो नहीं, वक्फ बोर्ड ट्रिब्यूनल ने अपना जजमेंट दे दिया, आप रिट पिटीशन के रूप में कोर्ट में आइए। रिट पिटीशन में 99% जो ट्रिब्यूनल का जजमेंट है वही होता है। आप सोचिए, ऐसा अधिकार किसी को दिया गया, ऐसा विचित्र अधिकार दे दिया गया, और जिसके आधार के ऊपर, और जो पार्लियामेंट पे जिन्होंने क्लेम किया वो कोई छोटे मोटे आदमी तो नहीं है। बदरुद्दीन अजमल हैं जो धुबरी के सांसद रहे हैं पहले, और इसके अलावा AIUDF पार्टी जो 2011 से लेके 16 तक के शायद विधानसभा के बीच में 22 विधायकों के साथ मुख्य विपक्षी दल थी असम की विधानसभा में। उन्होंने क्लेम किया है भाई कि पार्लियामेंट हमारा है। आप सोचिए कि कोई सरकार इस ढंग के क्लेम्स को लेजिटिमेसी दे। अब चलिए, जो 120 से अधिक प्रॉपर्टीज यूपीए सरकार ने जाते जाते दी, हम विनम्रता से पूछना चाहते हैं, सरकार ने अपना क्लेम ही फॉरफिट कर लिया। ये बताइए, एक आम गरीब किसान की प्रॉपर्टी हो और वो सरकार को देने से मना कर दे तो सरकार सुप्रीम कोर्ट तक लड़ती है। यहां छोड़ दिया सरकार ने, ले जाओ भाई, बगैर कागज के। तुमने कहा, हमने मान लिया। भाई जब दिल्ली पे कब्जा किया ब्रिटिशर्स ने, तो उसके बाद जहां ब्रिटिश रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में उनको वो स्थान दिया गया, नहीं दिया गया तो कैसे हो गया भाई? अब बताइए, कोई कहानी बताता है। अब सोचिए, पंजाब हरियाणा के क्षेत्र में 1707 के बाद 1739 में तो दिल्ली को आके नादिर शाह ने तबाह कर दिया। 1764 में अहमद शाह अब्दाली 1761 में, 1764 में बक्सर हारने के बाद 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है, जिसमें शाह आलम से सारी जमीन अंग्रेज लिखवा लेते हैं। भाई ये अचानक पीछे से कहां से आने लगा? इसलिए मैं कहना चाहता हूं, जो कानूनविद हैं, जो राजनीतिज्ञ हैं, उन लोगों को भी इस पर विचार करना चाहिए कि इस ढंग के दावों की नैतिकता क्या है, ऐतिहासिकता क्या है और वैधानिकता क्या है, या ये सिर्फ मजाक बनाया गया बाबा साहब अंबेडकर के संविधान का। इसमें क्विकली एक क्वेश्चन और लेना चाहूँगा, क्योंकि जब से वक्फ बिल पास हुआ है, हम कितनी भी एनालिसिस करें, और जिनको एनालिसिस करनी है, जैसे आप हैं या फिर और लोग हैं जो इसमें जुड़े हुए हैं, राजनीति में हैं, जिनका ये दायित्व बनता है कि बहुत अच्छे से चीज़ों को समझा जाए और उसके बाद बिल पास हो। बिल पास होने के बाद अभी पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि बहुत से प्रदेशों में कुछ दंगे हो रहे हैं। जैसे अभी JNK असेंबली में हमने देखा कि अल्लाह अकबर के नारे लगते हैं।
फिर मणिपुर में आप ही की पार्टी के एक नेता हैं अशकर अली, उनका घर जला दिया गया। तो यहाँ पर मुझे ये भी समझना है, क्योंकि ठीक है हम पास्ट में जाते हैं, इतिहास की बात करते हैं, और फिर जो प्रेजेंट में बहुत सी चीज़ें ख़राब हो रही हैं उनको सही करने के लिए हम एक बिल पास करते हैं। क्या यहाँ पर आप ये मानते हैं कि भारत सरकार से कोई कमी रह गई इस बिल को समझाने में, या फिर अभी बीजेपी सरकार मुस्लिमों के बीच में उतना विश्वास नहीं बना पाई? नहीं, यहाँ पे देखिए मैं कहना चाहूँगा जम्मू कश्मीर में जो हो रहा है वो बहुत दुखद है, आपत्तिजनक है, भर्त्सना योग्य, और ये कहीं ना कहीं उस जहनियत का प्रतीक है कि अभी तक वहां की पार्टियां 370 की मानसिकता से बाहर नहीं आ पाई। 370 में क्या था? यही होता है कि भारत की संसद से कोई भी कानून पारित होगा वो जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होगा तब तक जब तक जम्मू कश्मीर की विधानसभा उसे लागू ना करे। यानी भारत में एकमात्र राज्य था जहां की विधानसभा संवैधानिक दृष्टि से संसद से ऊपर थी। तो मुझे लगता है आज भी वो जहनियत में पैबस्त है कि पार्लियामेंट ने पारित कर दिया तो क्या हुआ, हम तो उससे सुपीरियर हैं। परंतु अब यह वक्त बदला, और जो लोग ये कह रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूं संविधान के तथाकथित रक्षकों से, अगर राज्यों की विधानसभाएं संसद से पारित कानून के विरुद्ध बोलती या प्रस्ताव पारित करती हैं तो संविधान खतरे में है कि नहीं? संवैधानिक दृष्टि से संसद से पारित किसी कानून के विरुद्ध किसी राज्य विधानसभा को बोलने का अधिकार नहीं है, ठीक वैसे ही जैसे किसी राज्य विधानसभा से पारित किसी कानून के विरुद्ध किसी नगर पालिका या जिला पंचायत को प्रस्ताव पारित करने का अधिकार नहीं है। नहीं, सही। बहुत क्लियर कट 74th और 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बाद 3 टियर ऑफ गवर्नमेंट है, राजीव गांधी के जमाने में हुआ था। सेंट्रल, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट तीनों की पावर्स डिफाइन है, पर डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट कभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट, स्टेट के अगेंस्ट नहीं जा सकती, और स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल के अगेंस्ट नहीं जा सकती। संविधान को आप धज्जियां उड़ा रहे हैं अगर इस प्रकार की बात कर रहे हैं, तो राजनीति के लिए कुछ भी करेंगे। अब देखिए, जो आपने बात कही, समझाने की बात नहीं है, यहां भड़काने की बात है। देखिए, पिछले 70-75 वर्षों में मैं ये मुस्लिम समाज से कहना चाहूंगा, उन्हें गंभीरता से सोचना चाहिए कि मुस्लिम समाज के साथ हुआ क्या है। भारत के मुस्लिम समाज, वो मैं ओवरऑल कहना चाहता हूं, जो मैंने पार्लियामेंट में ही बोला था वो मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं। एक दौर था, उसमें से एक किस्सा है जो मैंने पार्लियामेंट में नहीं बोला, वो मैं आगे बोल देता हूं। एक दौर था जब इस्लाम में नई नई चीजों को सीखने और समझने का बड़ा दौर था। यह 8वीं शताब्दी, 9वीं शताब्दी और 10वीं शताब्दी का दौर है, जब भारत से सूर्य सिद्धांत गया और वो सिंध हिंद के फॉर्म में अरबी में ट्रांसलेट हुआ। भारत से सुश्रुत संहिता गई और खलीफ अल मंसूर ने अल सुश्रुत के नाम से नया मेडिसिनल एस्पेक्ट हुआ। भारत से न्यूमेरिक्स गए। अब यूरोप वाले उनको अरबिक इसलिए समझते हैं कि वो अरब से आए। अरब में भारतीय जो ये हमारे नंबर से, इनको हिंदसा कहा जाता है, हिंद से आए। अब वहां से गए तो सबसे पहले अल ग़ज़ार उसका नाम था, जो यहाँ से लेके गए, जिन्होंने इस पे कैलकुलेशन के लिए पूरी एक बुक बनाई जिसको शॉर्ट फॉर्म में अल ज़ब्र कहा गया। बीज गणित या अलजबरा शब्द वहीं से आया। अल ख्वारिज़्म ने जिनमें भी बहुत सारा प्रभाव आपको ब्रह्मगुप्त और नजर आएगा, कोई बात नहीं, अल ख्वारिज़्म ने बहुत गहरी रिसर्च की मैथमेटिक्स को लेके। और जो बात मैंने पार्लियामेंट में बोली थी, कि बहुत से मुसलमानों को नहीं पता होगा कि आज कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर का जो बेस होता है, एल्गोरिथम जिसे कहते हैं, एल्गोरिथम वर्ड अल ख्वारिज़्म से डेराइव्ड। आप सोचिए, मेरे ख्याल से 100 में 99 लोगों को नहीं पता होगा कि कोलंबस ने जिन नक्शों को आधार बनाकर वेस्ट से रास्ता खोजने निकला था, वो बनाने वाला भी एक मुस्लिम था, अल इदरीसी, अरब था वो इतना बड़ा ज्योग्राफी का जानकार था। अब ऐसे लोगों को यह भी समझना चाहिए कोलंबस निकला क्यों था, क्योंकि कॉन्स्टेंटिनोपल यानी आज का जो टर्की की राजधानी इस्तांबुल है, उस पर टर्कों का कब्जा हो गया था 1469 आई थिंक। तो क्या हुआ कि यूरोप का भारत से व्यापार करने का लैंड रूट बंद हो गया, क्योंकि मुस्लिम्स का कब्जा हो गया, टर्क्स का, वो अलाउ नहीं कर रहे थे। तो अब उन्होंने कहा भारत से व्यापार नहीं करेंगे तो अर्थव्यवस्था बैठ जाएगी, यानी कुछ कुछ वो स्थिति जो आज अमेरिका की है। तो फिर क्या हुआ भाई, समुंदर का रास्ता खोजने का प्रयास किया जाए, तभी ये वास्को डिगामा और कोलंबस निकलने शुरू हुए। तो वो एक अलग विषय है, मगर आप सोचिए उसके लिए उसे नक्शे की जरूरत थी। तो यूरोप उतना एडवांस नहीं था कि उसके पास एडवांस नक्शे हों, वो नक्शा अल इदरीसी का था। अब एक इसमें कहानी है, तो उसके लिए बगदाद में
एक बहुत बड़ी नॉलेज की यूनिवर्सिटी बनी। जिन्होंने इस्लामिक हिस्ट्री थोड़ी पढ़ी होगी उसको बैतुल हिकमत कहते हैं। हिकमत मतलब नॉलेज होता है, सेंटर ऑफ हिकमा। नॉलेज। अब ये एक मतलब एक घटना है जो बहुत से लोगों को नहीं पता होगी कि जब बैतुल हिकमत को एस्टैब्लिश करना था तो जो आज का इस्तांबुल है, टर्की की राजधानी, कॉन्स्टेंटिनोपल, वहाँ किंग जस्टिनियन थे। उनके पास उन्होंने एक प्रस्ताव भेजा कि ग्रीस और यूनान के ज़माने से, यानी 2nd-3rd सेंचुरी बीसी के दौर से बहुत उपयोगी पुस्तकें और पांडुलिपियाँ आपके पास रखी हैं। अगर आप उनमें से कुछ हमको शेयर कर दें उन किताबों को, तो हमें नॉलेज को वाइडन करने में सफल। ये कहाँ से आ रहा है? ये बगदाद से जा रहा है। किसके पास प्रस्ताव? कॉन्स्टेंटिनोपल, जो ईस्टर्न रोमन एम्पायर की कैपिटल थी, यानी क्रिश्चियन राजा जस्टिनियन के पास। जस्टिनियन की काउंसिल बैठती है, कई दिन तक विचार करती है उसके एडवाइजर की क्या किया जाए। आप सोचिए जस्टिनियन के लोग क्या कहते हैं, कुछ कुछ वो बात जो बाद में इस्लाम के अंदर आ गई, वो कहते हैं ऐसा है सारी किताबें इनको दे दीजिए, क्योंकि सच सिर्फ वो है जो बाइबल में लिखा है। इसके अलावा जो कुछ है वो बेकार है, हमारे किसी काम का नहीं है। बल्कि वो बेकार नहीं, वो कुछ हद तक पाप की तरह है। ये ले जाएंगे या अपने आप खत्म हो जाएंगे, इनको दे दीजिए। और आप ये समझिए वहां से सैकड़ों ऊंटों में वो किताबें लाद कर कॉन्स्टेंटिनोपल से बगदाद आई, यानी आज के इस्तांबुल से बगदाद आई। और बगदाद में जब बैतुल हिकमत बना तो उसका जो फर्स्ट चेयरमैन बना, यानी चांसलर कुछ हद तक जैसे आज यूनिवर्सिटी में कहेंगे, तो उसका नाम था इज़ाक बिन हुनैन। एंड ही वाज क्रिश्चियन, ही वाज नॉट मुस्लिम, और वो मुस्लिम यूनिवर्सिटी का चांसलर बना। आप सोचिए 10वीं शताब्दी तक इस्लामिक वर्ल्ड नॉलेज के फील्ड में यूरोप से आगे था। 11वीं 12वीं शताब्दी के बाद, देखिए मैं कोई उतना गहरा जानकार नहीं, पर जो लोग थोड़ा बहुत कुछ अशरी मूवमेंट शुरू हुआ, उसके बाद फिर धीरे 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 ऐसी कट्टरता आनी शुरू हुई, यानी वही विचार जो जस्टिनियन की काउंसिल ने दिया था वैसा ही वो उलेमाओं की काउंसिल देने लगी। और जो यूरोपियंस थे, यानी जो क्रिश्चियंस थे, वो 14वीं 15वीं शताब्दी तक आते आते वो भी बहुत कट्टर थे। देखिए सबको अच्छी तरह पता होगा गैलीलियो को फांसी और ब्रूनो को मार दिया गया 1600 के आसपास। मगर वहां एक बदलाव की दौर शुरू हुई 16वीं 17वीं शताब्दी में। और इस्लाम में तो एक दौर में यह भी आया कि जब प्रिंटिंग प्रेस आया तो शायद 100-150 साल तक तो उन्होंने छपने नहीं दिया। उन्होंने कहा ये तो शैतानी तरीका है, छापने की जरूरत ही नहीं है। उसमें इस्लामिक वर्ल्ड और पीछे चला गया। और आज मैं इसलिए कहना चाहूंगा, एक वो दौर था इस्लाम की हिकमत का, उसके बाद 700-800 सालों में मैं बेनम्रता से पूछना चाहता हूं, एक बताएं इस्लाम में जो कोई साइंटिस्ट निकला, आलम इस्लाम की बात कर रहा हूं। आप सोचिए कोविड आया, 57 मुस्लिम देशों में से एक भी ऐसा नहीं था जिसके कोविड वैक्सीन की पहली स्टेज का भी ट्रायल किया। एट दी मोस्ट केवल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पाने में लगे रहते हैं कि एटम बम कैसे हो जाए, मेडिकल में नहीं। हाँ, एक ही हुआ। उसके बाद 600-700 साल के बाद यदि पूरे आलम इस्लाम में कोई साइंटिस्ट हुआ तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। मुझे लगता है कि हर मुस्लिम को उस पर गर्व होना चाहिए। सही बात कि साहब एक ऐसा साइंटिस्ट। और हुआ क्या, उसको राष्ट्रपति बनाने के विरोध में खड़े थे लोग और नाना प्रकार के आरोप लगा रहे थे। ये वो व्यक्ति जो कि भारत के मिसाइल प्रोग्राम का चीफ रहा, और हमारी सरकार पे आरोप लगाते हैं ना बीजेपी के ऊपर कि विश्वास नहीं। 98 का पोखरण एक्सप्लोजन, वो दुनिया का पहला पोखरण एक्सप्लोजन था जो होने से पहले अमेरिका को नहीं पता लग पाया। 1974 में भारत ने किया था। भारत के अनाउंसमेंट से पहले अमेरिका और रूस दोनों ने अनाउंस कर दिया था। KGB और CIA दोनों को पता था कि भारत ने किया। यहां शायद 3:15 पे, मुझे आज तक याद है, 11 मई 1998 3:15 बजे के आसपास आके जब अटल जी ने बोला था टुडे इंडिया हैज कंडक्टेड द न्यूक्लियर टेस्ट इन पोखरण रेंज, इट वाज अ शॉक फॉर अमेरिका। किसी CIA को पता नहीं लग पाया। मगर सिर्फ अटल जी के अलावा तैयारी तो उसकी 35-40 दिन से चल रही थी। 2 लोगों को पता था, एक हमारे डिफेंस मिनिस्टर तत्कालीन श्री जॉर्ज फर्नांडिस और एक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। इतना विश्वास, इतना बड़ा साइंटिस्ट। अरे साहब आपको कहना चाहिए था हमें रिवाइव हो रहा है नया, आप उसके खिलाफ। 2007 का साल, 2000, अब सोचिए 2007 का साल मुझे क्यों नहीं याद आता है। ये बात मैंने पार्लियामेंट में नहीं बोली थी, इसलिए यहां पे बोल रहा हूं।
2007 डॉक्टर कलाम का पहला टर्म खत्म होता है और हमारा ये विचार था कि डॉक्टर कलाम को एक टर्म और मिलना चाहिए, मगर ये सारे सो कॉल्ड सेकुलर दल खिलाफ में खड़े थे। मैं इसलिए भी ये कह सकता हूं कि आज डॉक्टर कलाम नहीं है, मगर उस समय हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वर्तमान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी थे। मुझे व्यक्तिगत आधार पर जानकारी है, कलाम साहब से बात हुई और उनका यह विचार था यदि यूनानिमस हो जाए तो वो तैयार हो सकते थे। तो कलाम साहब के जो सेक्रेटरी थे एमएच खान साहब थे, उनका भी अभी देहांत हो गया पिछले वर्ष, वरना वो भी इस बात को के गवाह थे। बाकी यार बहुत कमाल का पॉडकास्ट था त्रिवेदी जी का, और रियलिटी है यार, एक वक्फ बोर्ड पर हमने बहुत सारी एक वीडियो बनाई है, लेकिन तब थोड़ा सा एक डिटेल में उन्होंने बात नहीं की। आज काफ़ी ना एक डिटेल से उन्होंने बात की है कि एक वक्फ का एक मुद्दा क्या है, और भाई ये बहुत एक बड़ा एक कब्ज़ा और माफिया ग्रुप है। अगर अब की बात करें ना तो भाई ये एक बिल पास होना था, इसके पीछे एक काफ़ी एक कारण थे, काफ़ी लोग एक चाहते थे कि ये एक बिल पास हो, लेकिन फाइनली बिल एक पास हो भी गया। अब जो चीज़ें हो रही हैं ना वो एक आउट ऑफ कंट्रोल हैं। एक बंगाल में हमने देखा है कि दंगे हो रहे हैं, यहाँ तक कि मुस्लिम कम्युनिटी के जो भी लोग हैं भाई अभी भी वो इस चीज़ को एक तर्क कर रहे हैं कि हमें ये चीज़ नहीं मंजूर और हम इस पर एक लड़ेंगे, हमारे पास एक राइट है एक लड़ने का, एक हम हर वो जगह पर जाएंगे जहाँ पर हमें एक राइट मिलेगा, एक कानूनी कार्रवाई हम मतलब के करेंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि एक बिल पास होने के बाद कोई उनको एक कानूनी कार्रवाई करने की एक ज़रूरत है। बाकी अगर एक हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री उन्होंने काफ़ी एक कमाल की बताई है कि पहले एक लोगों की एक क्या सोच होती थी, एक मुगलों का कैसा एक दौर था, आगे एक वेस्ट मतलब कि ईस्ट इंडिया कंपनी आई, ब्रिटिश आए, जितने भी लोग आए भाई वो इधर एक कब्जा एक ग्रुप भी थे। अब पहले एक माइंड सेट था कि अब जो एक ब्रिटिश ने चीज़ें बनवाई हुई थी तो अब वो अगर आकर बोले कि ये चीज़ हमारी है लिहाजा आप हमें इस चीज़ ये हमें चीज़ एक चाहिए, तो वो उनका एक मुझे लगता है कि एक तुक नहीं बनता। आगे एक वक्फ बोर्ड थोड़ा सा एक डिफरेंट है क्योंकि अंग्रेज़ तो भाई इधर से एक चले गए, लेकिन जो एक वक्फ बोर्ड को एक मैनेज करते थे या हैंडल करते थे वो अभी भी वही लोग हैं। और पहले ऐसी एक गवर्नमेंट रही है जिन्होंने इस चीज़ को मतलब कि एक नहीं एक मेंशन किया, ठीक है एक थोड़ा बहुत एक वो मेंशन करते थे जब भी एक पार्लियामेंट में होता था एक स्पीचेस वगैरह, लेकिन इस चीज़ को उन्होंने एक रद्द ही कर दिया था कि ये चीज़ एक निकलनी नहीं चाहिए। लेकिन अभी भाई देखा जाए तो एक वक्फ बोर्ड का एक मुझे लगता है कि एक टाइम ख़त्म होने वाला है और काफ़ी चीज़ें उन्होंने भाई एक गवर्नमेंट ने अपने एक अंडर लेनी है। अब काफ़ी लोगों को भाई एक कम नॉलेज भी है, ख़ास करके एक मुस्लिम कम्युनिटी को जानते नहीं है कि क्या होगा, वो यही है कि जानते हैं कि भाई हमारी मस्जिदों पर कब्ज़ा हो जाएगा, ये हमसे एक चीज़ एक छीन लेंगे, तो ऐसा वैसा कोई सीन नहीं होने वाला इंडिया में। बिल्कुल सर ने काफ़ी अच्छा एक्सप्लेन किया है और उन्होंने तो भाई पूरी जो हिस्ट्री है ना 200-300 साल पीछे से लेकर खोल के सामने रख दिया। मतलब बहुत सारे जिनके एक माइंड में वक्फ बोर्ड को लेकर एक नेगेटिव पॉइंट है कि शायद हमारे साथ एक गलत हो रहा है या पता नहीं क्या किया जा रहा है, वो भाई ये वाला पॉडकास्ट देख ले। सर ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि कैसे ये चीज़ें स्टार्ट हुई। अब देखें कि एक इनको तो यही है कि ये गिरा देंगे, ये कब्ज़ा कर लेंगे, ये छीन लेंगे, लेकिन उसमें तो भाई यही है कि आप एक गरीब की किसी की हेल्प करें, वो ऐसा कुछ भी नहीं है। सर ने एक पूरा गिनाया, ना कोई हॉस्पिटल है, ना कोई स्कूल कॉलेज, कोई चीज़ भी ऐसी नहीं बनी हुई जिसके एक आम जो एक गरीब आदमी है जिसको भाई एक वक्फ बोर्ड से कोई फ़ायदा हो रहा हो। अब इतने ज़्यादा एक करोड़ों की आमदनी, 1000 करोड़ 1500 करोड़ इतने भाई एक पैसे आते हैं, और जिसमें एक गवर्नमेंट लेवल पर सिर्फ 1 करोड़ 15 लाख इतना सर बता रहे हैं। मतलब यही कि भाई वो सारा ये खा रहे हैं, जिसकी वजह से अब कोशिश तो उन्होंने अपनी फुल कर दी है कि कहीं ना कहीं दंगे करें और हमारी बात बन जाए। लेकिन अब ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि दंगों पर तो कंट्रोल हो जाना है, लेकिन ये वाला भाई नहीं होना। लेकिन भाई ने भी सही बोला है कि आप ये बिल को वैसे ही जड़ से ही एक ख़त्म कर देते तो वो ठीक था, लेकिन वही एक आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें वो भी हो जाएंगी। लेकिन वक्फ बोर्ड जो है ना वो अब ख़त्म हो चुका है। सर ने काफ़ी अच्छा एक्सप्लेन किया।
नहीं बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन आज जो भाई एक बेसिक चीज़ें जो एक इस्लाम से रेलेवेंट उन्होंने बताई हैं ना, कि मतलब एक गोल्डन एज था, एक पीरियड जिसमें एक जो है ना वो बहुत सारे रिसर्चर थे, बहुत सारे एक जो है ना वो मतलब जिनका एक जो है ना वो ये रेडिकलाइजेशन के साथ दूर दूर तक तल्लक नहीं था, जस्ट उनका एक एम था कि हमने जो है ना वो चीज़ें एक दरियाफ्त करनी है, दरियाफ्त के साथ मतलब ये है कि उन्होंने चीज़ें बनानी है, मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें उन्होंने भाई एक स्टार्ट में की हैं। और बगदाद का जो उन्होंने कहा कि एक इल्म का वहाँ पे खजाना था, उसके ऊपर उन्होंने बहुत अच्छा यार देख लो कितना बेसिक ये है कि इनसे इनकी बातों से एक भाई बहुत कुछ सीखने को मिलता है जो कि मतलब बंदा सोच भी नहीं सकता। आप उन्होंने स्टार्ट में एक इस्लाम के 5 अरकान बताए, मैं आपको कहता हूँ कि हमारे तकरीबन इधर कोई 30% लोगों को पता ही नहीं है कि ये इस्लाम के 5 अरकान कौन से हैं। मतलब इस हद तक लोग इस चीज़ों से पीछे हट चुके हैं। और ये जो भाई उन्होंने बताया ना कि एक टाइम के बाद जब ये चीज़ें शुरू हुई हैं, देखो जो है ना वो जब तक आप इस चीज़ को मज़हब से दूर मज़हब से एक दुनिया को दूर रखेंगे तब तक आप तरक्की करेंगे। आपके सामने एक बहुत बड़ी मिसाल है, अब तुर्की है जो कि एक दुबई है या एक सऊदीया भी उसी लैंड के ऊपर है कि हमने जस्ट एक दुनिया के साथ चलना और अपने एक जो भी चीज़ें जो है ना वो बेहतर करनी है, और वो कर भी रहे हैं। लेकिन सेम टू सेम हमारे 2 कंट्री जिसमें सबसे बड़ा एक पाकिस्तान और बांग्लादेश है, ये इस साइड के ऊपर बिल्कुल भी नहीं है। अब तो खैर उनकी डायरेक्शन ही चेंज हो चुकी है ना बांग्लादेश की, वो तो बिल्कुल एक लग ही नहीं रहा था कि वो एक इस साइड के ऊपर निकलेंगे, क्योंकि पीछे उनका काफ़ी चीज़ें जो है ना वो बेहतर थी। लेकिन सेम टू सेम उन्होंने भी भाई हमारी तरह ये चीज़ें पकड़ ली हैं और वो भी एक अपने एक कह लो कि एक तबाही की तरफ जा रहे हैं। सेम टू सेम ये है कि वो टाइम उन्होंने बहुत अच्छा गिनाया कि एक टाइम था जब हर चीज़ एक बेहतर जा रही थी, लेकिन एक टाइम उसके बाद इन्होंने जैसे ही साइड के ऊपर मूव किया है तो आपके सामने ये चीज़ें जो है ना वो किस साइड के ऊपर चली जाती गई हैं। लेकिन आगे भाई अब्दुल कलाम सर का उन्होंने जो जिक्र किया ना वो वाकई एक बहुत बड़ी मिसाल है। और देख लो ये इधर से ही एक दिमाग ही है ना जो कि एक आप जिस साइड के ऊपर भी ले जाए, लेकिन उन्होंने देख लो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट की थी। अच्छी वीडियो थी यार। बाकी यार एक देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।